कल सबने करवा चौथ का फंक्शन सेलिब्रेट किया था, इसीलिए सब बहुत थक गए थे। ओजस और काम्या उस समय नंदा हाउस में मौजूद थे। प्रियंका उस वक्त अपने कमरे में घोड़ेगधे और पूरा तबला बेचकर सो रही थी। सुबह के 10 बज रहे थे और अब जाकर उसकी आंख खुली। प्रियंका अपनी आंखें मसलते हुए बिस्तर से नीचे उतरी और अपना डॉल वाला स्लीपर पहनते हुए अपने कमरे से बाहर आई। वह सांस लेती है और एक यो के साथ हाल में आते हुए निमो आंटी को आवाज लगाती है, आंटी मेरी कॉफी। प्रियंका ने उस वक्त अपना नाइट ड्रेस पहना हुआ था, जो वह अक्सर घर में पहना करती थी, लेकिन सामने मौजूद लोगों को देखकर उसकी हवाइयां उड़ गईं और वह उल्टे पैर वापस अपने कमरे में भाग गई। सामने एक तरफ ऋषि, ओजस और बड़ी माँ बैठे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ रणवीर, रानीसा और राजा साहब बैठे हुए थे। काम्या और आराध्या किचन से हाल की तरफ आ रही थी और उनके हाथ में ट्रे थी। वैसे तो प्रियंका सबके साथ बहुत कंफर्टेबल रहती थी, लेकिन न जाने क्यों राजा साहब के सामने उसकी बोलती बंद हो जाती थी। आखिर राजा साहब की पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी थी। एक नज़र देखने पर कोई भी उन्हें सख्त और खड़ूस ही समझ लेता था। और ऊपर से प्रियंका का यह नाइट सूट पहनकर यूं झल्ली की तरह आ जाना और इतनी जोर से चिल्लाकर कॉफी मांगना, प्रियंका की जैसे सांस ही रुक गई। वह उल्टे पैर वापस अपने कमरे में भाग गई। प्रियंका को ऐसा जाते देख रणवीर की हंसी छूट गई तो रानी सा भी मुस्कुराने लगी। ऋषि ने आराध्या को कुछ इशारा किया तो आराध्या ने सिर हिलाया। बड़ी माँ राजा साहब और रानी सा की तरफ देखते हुए कहती हैं, उसकी आदत है यह। मैं बात। रानी सा ने रिलैक्स होते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं, बहन की बच्ची है। ऋषि ने कहा, हमने उसे कुछ बताया नहीं है। ऋषि के यह कहते ही रणवीर अपने मन ही मन हंसने लगा और उसने प्रियंका के बारे में सोचा। जब उसे इस बारे में पता चलेगा तब उसका चेहरा देखने लायक होगा। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका अपने बिस्तर पर पलटी मारकर बैठी थी और अपने दोनों हाथों से अपने बालों को पकड़े हुए थी। वह परेशानी से सोच रही थी, राजा साहब उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। कितनी पागल लड़की है यह। यूं ही नाइट सूट में घर में घूमती रहती है और सुबह उठने के साथ ही इसको कॉफी चाहिए। प्रियंका ने जोर से अपने बालों को पकड़ते हुए अपने मन में सोचा, अब तो राजा साहब कभी मेरे और रणवीर के रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहेंगे। कौन ऐसी पागल और झल्ली लड़की को अपने घर की बहू बनाएगा। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और काम्या और आराध्या दोनों अंदर आती हैं। उन दोनों को देखकर प्रियंका जल्दी से अपने बिस्तर पर खड़ी होती है और उनसे कहती है, अरे यह राज परिवार यहाँ क्या कर रहा है? मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? क्या सोच रहे होंगे वो लोग मेरे बारे में? आराध्या के हाथ में जो पैकेट था वह उसने बैठकर एक कोने पर रखा और प्रियंका का हाथ पकड़कर उसे नीचे उतारा। काम्या ने कहा, कुछ नहीं सोचेंगे। और जहां तक बात रही तुम्हें उठाने की, तो मैं और आराध्या 2 बार आए थे तुम्हारे कमरे में, पर तुम तो पता नहीं कौन सी भांग की गोली खाकर सो रही हो। प्रियंका ने अपना सर पीट लिया और उन्हें देखकर कहा, यह बताओ यह लोग जाएंगे कब? मैं ऐसे बाहर नहीं आ सकती उनके सामने। आराध्या ने वह पैकेट प्रियंका के हाथ में पकड़ाया और इशारे में कहा, जल्दी तैयार हो जाओ।
प्रियंका अब आराध्या की थोड़ी बहुत साइलेंट लैंग्वेज पहचानती थी। भले ही वह ऋषि की तरह परफेक्ट नहीं थी, लेकिन फिर भी छोटी छोटी चीजें वह अब पहचान लेती थी। उसने हैरानी से उस पैकेट को देखा और फिर उसे खोला। उसके अंदर एक बहुत खूबसूरत सी साड़ी थी। प्रियंका हैरानी से आराध्या और काम्या को देखकर कहती है, साड़ी? साड़ी क्यों पहनूंगी? काम्या प्रियंका के पास आती है और वह साड़ी उसे पैकेट से निकालकर उसके हाथ में रखते हुए कहती है, तो तुम क्या चाहती हो कि लड़के वाले तुम्हें नाइट सूट में ही पसंद कर लें? काम्या के यह कहते ही प्रियंका हैरानी से उसे देखने लगती है तो आराध्या मुस्कुराने लगती है। प्रियंका अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकते हुए कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? तभी दरवाजे से ऋषि की आवाज आती है, मतलब यह है कि बाहर तुझे देखने लड़के वाले आए हैं। यह अलग बात है कि लड़का तुझे बहुत बार देख चुका है, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी नाम की एक चीज होती है। एक बार उनके सामने अपना कचरा कर चुकी है, चुपचाप से तैयार होकर बाहर आ जा। प्रियंका अभी गहरे सदमे में थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि राज परिवार उसके रिश्ते की बात करने यहाँ आया है। प्रियंका को ऐसे गहरे सदमे में देखकर ऋषि उसके पास आता है और उसकी थोड़ी पर हाथ रखते हुए उसका खुला हुआ मुंह बंद करते हुए कहता है, मेरे घर में मेरे नाक के नीचे तुम और रणवीर एक रोमांटिक मूवी चलाओगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा क्या? प्रियंका हैरानी से ऋषि को देख रही थी। ऋषि ने प्रियंका की नाक को पिंच करते हुए कहा, राज परिवार तेरे साथ रिश्ते की बात करने बाहर आया है। अब उनके सामने बंदरों की तरह हरकतें मत करना, वरना तुझे बहू बनाने की बजाय चिड़ियाघर में छोड़ देंगे। प्रियंका अभी भी अपनी आंखें झपकते हुए ऋषि की बात सुन रही थी। ऋषि ने मुस्कुराकर एक नजर आराध्या को देखा और कहा, तैयार करके जल्दी बाहर ले आओ इसे। आराध्या ने भी हाँ में सिर हिलाया। ऋषि कमरे से बाहर चला गया। काम्या ने जल्दी से साड़ी निकालते हुए प्रियंका से कहा, जाओ जल्दी नहाकर आओ। प्रियंका धीरे से आराध्या को देखती है और एक मुरझाई सी आवाज में कहती है, आरू, सच बताओ, क्या बाहर रणवीर और मेरी शादी की बात चल रही है? आराध्या ने प्रियंका के गाल पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। और इसी के साथ प्रियंका बंदरों की तरह खुदने लगी और जोर से चिल्लाने लगी। यह तो शुक्र है कि यहाँ के सारे कमरे साउंड प्रूफ हैं, इसीलिए प्रियंका की यह जंगली आवाज राज परिवार के कानों तक नहीं पहुंच पा रही है। प्रियंका आराध्या को गोल गोल चक्कर लगाते हुए और उसे अपने साथ घुमाते हुए खुशी से चिल्ला रही थी। काम्या ने जब प्रियंका के बचपन को देखा तो अपना सर पीट लिया। कहा, इस लड़की की शादी की बात चल रही है, पर इसका बचपन ही नहीं खत्म हुआ अभी तक। आराध्या ने प्रियंका को रोका। आराध्या की सांस फूल गई थी, लेकिन प्रियंका अभी भी फुल एनर्जी में थी। उसने जल्दी से साड़ी उठाई और आराध्या के गाल पर किस करते हुए कहा, अरे मेरी जान, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। ऐसा कहते हुए प्रियंका बाथरूम में भाग जाती है। आराध्या प्रियंका के बिस्तर पर जोर जोर से सांस लेते हुए उसे हंसते हुए जाते हुए देख रही थी। काम्या ने साइड टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाया और आराध्या को देते हुए कहा, इसकी हरकतें देखकर लग रहा है यह मानपुर की रियासत संभालेगी। काम्या की इस बात पर आराध्या भी हंस दी। आराध्या और काम्या ने मिलकर प्रियंका को तैयार किया।
वैसे तो प्रियंका के पास खुद की अपनी भी साड़ियाँ थी, लेकिन उसकी नज़र हमेशा आराध्या की साड़ी पर रहती थी क्योंकि उसकी साड़ियाँ हमेशा एम्ब्रॉयडरी वर्क और हैवी वर्क की हुआ करती थीं। इसीलिए आज आराध्या ने प्रियंका को अपनी ही साड़ी पहनने के लिए दी थी। उसने एक येलो साड़ी विद रेड बॉर्डर और एम्ब्रॉयडरी वर्क की साड़ी पहनी हुई थी। काम्या ने प्रियंका को बिल्कुल वैसे तैयार किया था जैसे रानी माँ को पसंद था, सिंपल और सोबर। चेहरे पर नूर दिख रहा था, लेकिन मासूमियत भी झलक रही थी। अंदर जैसे जैसे प्रियंका तैयार हो रही थी, उसके मन में जितनी भी खुशी थी वह धीरे धीरे डर में बदल रही थी। हे भगवान! उसे राजा साहब और रानी माँ के सामने जाना है। वो लोग उससे सवाल करेंगे जैसे आम लोग करते हैं जब वह लड़की देखने जाते हैं। काम्या प्रियंका के बालों की चोटी बना रही थी। प्रियंका ने काम्या के हाथों को पकड़ा और हैरानी से पूछा, काम्या, सच बताओ रानी सा, तुम्हारी सास रह चुकी है, मुझसे क्या सवाल कर सकती है? काम्या समझ गई थी प्रियंका के मन में इस समय किस तरीके का डर बैठा हुआ है। उसने मुस्कुराते हुए प्रियंका को देखा और कहा, अगर तुम रानी माँ की बात कर रही हो तो मैं तुम्हें अभी से बता देती हूँ। प्रियंका बहुत ही खड़ूस है। वह जितनी सिंपल और स्वीट दिखती है ना, अंदर से उतनी ही खतरनाक है। देखो, सबसे पहले तो वह तुम्हें चलने के लिए बोलेगी। वह देखना चाहेगी कहीं तुम्हारी चाल टेढ़ी तो नहीं है। फिर वह तुम्हें कुछ गाने के लिए कहेगी ताकि पता चले कि तुम्हारी आवाज मीठी है ना। फिर वह तुमसे पूछेगी कि तुम्हें खाने में क्या क्या बनाना आता है। और फिर सबसे लास्ट वाला सवाल, वह बिल्कुल बम की तरह फूटेगा तुम्हारे सर पर। प्रियंका हैरानी से काम्या को देख रही थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके अपनी लार निकाली और कहा, क्या है लास्ट वाला सवाल? काम्या ने भी प्रियंका को और परेशान करते हुए कहा, वह सबसे लास्ट में तुमसे कहेगी कि तुम्हें महल में ही रहना है, वहां से बाहर नहीं जा सकती हो, तुम किसी भी आदमी से बात नहीं कर सकती हो, तुम्हें हमेशा घूंघट में रहना होगा। आराध्या को पता चल गया था कि काम्या सिर्फ प्रियंका को परेशान कर रही है, इसलिए वह बेड पर बैठकर चूड़ियों का सेट बनाते हुए मुस्कुराकर काम्या की बातें सुन रही थी। काम्या की इतनी सारी बातें सुनने के बाद प्रियंका की बची कुची हिम्मत खिड़की से कूदकर अपनी जान दे चुकी थी। तभी प्रियंका के दरवाजे पर निमो आंटी आती है और आराध्या को देखकर कहती है, बहानी। प्रियंका दीदी को सब बाहर बुला रहे हैं। आराध्या हाँ में जवाब देती है, लेकिन इसके साथ ही प्रियंका की दिल की धड़कन 100 की स्पीड के पार चली गई। एक तो वह पहले ही राजा साहब से इतनी डरती थी, ऊपर से रानी माँ के सवाल। आराध्या और काम्या प्रियंका को बाहर लाती हैं। रणवीर अपनी नज़र से प्रियंका को देख रहा था। उसकी लाडली प्रियंका आज कुछ अलग लग रही थी। प्रियंका की नज़र सबसे पहले राजा साहब पर गई। उनकी बड़ी बड़ी आंखों और चेहरे पर तेज देखकर प्रियंका उल्टे पांव जाने लगी, लेकिन आराध्या और काम्या ने उसे वापस आगे ले आईं और सीधा लाकर राजा साहब के सामने ही बैठा दिया। प्रियंका उस समय राजा साहब के सामने बैठी हुई थी। केवल प्रियंका ही जानती थी कि वह उस समय कैसे राजा साहब के सामने बैठी थी। उसकी नजर उठाकर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ऊपर से काम्या के बताए हुए वे सारे बातें जो शायद रानी सा उनसे पूछने वाली थी, यह सोच सोच कर ही
प्रियंका की हालत खराब हो रही थी, लेकिन प्रियंका से ज्यादा हालत खराब तो रणवीर की हो रही थी कि कहीं इस वक्त प्रियंका कुछ ऐसा न बोल दे जो वह सिर्फ रणवीर के सामने बोलती थी। रानी सा अपनी जगह से उठीं और प्रियंका के पास आकर बैठ गईं। उन्होंने प्रियंका के एक हाथ पर अपना हाथ रखा और बड़ी माँ को देखकर कहा, बहन जी, मुझे तो प्रियंका शुरू से पसंद थी, पर सोचा नहीं था कि रिश्ते की बात इस तरीके से होगी। बड़ी माँ ने कहा, रानी सा, आपसे झूठ नहीं कहूंगी, प्रियंका बिन बाप की बच्ची है। मैं और ऋषि ने मिलकर ही इसकी परवरिश की है। मैं तो फिर भी कभी कभी थोड़ा बहुत डांट लेती हूँ, पर ऋषि तो इससे ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता है, इसलिए थोड़ी सी जिद्दी है। रानी माँ ने अपने एक हाथ से दूसरे हाथ पर हल्की सी ताली मारते हुए कहा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो, इस घर में कोई तो आएगा जो जिद करके अपनी बात मनवा लेगा, क्योंकि मेरी तो वैसे भी कोई जो जिद करके अपनी बात मनवा लेगा, क्योंकि मेरी तो वैसे भी कोई नहीं मानता। रानी माँ की इस बात पर सब हंसने लगे। फिर रानी माँ प्रियंका की तरफ देखती हैं और कहती हैं, प्रियंका, जैसा कि मुझे तुम्हारे परिवार वालों ने बताया है कि तुम उनकी यहाँ बहुत ही नाजो से पाली हो, लेकिन बेटा हमारे यहाँ कुलदेवी के मंदिर में नंगे पैर जाना पड़ता है, तो क्या तुम चलोगी? रानी माँ ने यह सवाल पूछा, लेकिन प्रियंका के दिमाग में इस समय काम्या की वह बात घूम रही थी जब उसने यह कहा था कि रानी माँ उससे उसकी चालचलन के बारे में पूछेगी। प्रियंका ने झट से रानी माँ की तरफ देखते हुए कहा, मुझे चलने में कोई दिक्कत नहीं है, मेरा चालचलन बिल्कुल ठीक है। लो जी, रणवीर ने धीरे से अपना सर पीट लिया। क्या कहा इस लड़की ने अभी अभी? ऋषि भी हैरान रह गया। उसने धीरे से आराध्या के कान में कहा, ये क्या बकवास कर रही है? आराध्या भी हैरान रह गई थी। उसने अपने कंधे उचकाते हुए देखा, जैसे कि उसे नहीं पता, लेकिन काम्या को सब पता था कि प्रियंका ने अभी अभी क्या बोला था। वह मुंह दबाकर हंसने लगी तो ओजस ने उसे घूर कर देखा और कहा, इसमें तुम्हारी शरारत तो नहीं है ना? काम्या ने धीरे से मुस्कुराते हुए ओजस को देखकर कहा, आज तक प्रियंका ने सबकी हवा टाइट करके रखी हुई थी ना, अब तुम देखते जाओ, उसे देखकर पता चलेगा कि वो कितने पानी में है। ओजस ने कहा, काम्या, ये मजाक की बात नहीं है, उसके रिश्ते की बात चल रही है। काम्या ने ओजस के हाथ में अपना हाथ लेते हुए कहा, और जिस घर में उसके रिश्ते की बात चल रही है ना, मैं उस घर को और उसके घरवालों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। अगर प्रियंका यहाँ पर गोरिल्ला डांस भी करने लगेगी ना तो भी माँ सा उसे शगुन देकर जाएंगी। प्रियंका के इस जवाब से सब लोग हैरान रह गए थे। रानी माँ भी थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगी थी कि कहीं उन्होंने तो कोई गलत सवाल नहीं कर दिया था। फिर उन्होंने इस बात को दरकिनार किया और प्रियंका से कहा, रानी सा ने आगे कहा, वैसे महल में तो रोज सुबह की पूजा काम्या ही करती थी और हम सबके दिन की शुरुआत इसके भजन के साथ ही करती थी और हम सबके दिन की शुरुआत इसके भजन के साथ ही होती थी। हम चाहेंगे कि रोज सुबह की पूजा में तुम भी कोई भजन या कोई स्तुति गाओ, हम सबको अच्छा लगेगा। प्रियंका ने झट से बोला, लेकिन मेरी आवाज तो कोवे जैसी है, मैं गाना गाऊंगी तो भगवान जी प्रकट होकर मुझे चुप करवाएंगे। प्रियंका के यह कहते ही सब लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। रणवीर, जो
बहुत कंट्रोल करके खुद को बैठा हुआ था। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी मुट्ठी बनाकर अपने सर को ठोकने लगा। पूरी दुनिया में यह पागल लड़की मिली थी उसे प्यार करने के लिए। बड़ी माँ हैरानी से ऋषि को देखती है तो ऋषि भी हैरान से बड़ी माँ को देखता है, पर अपनी आंखों से शांत रहने का इशारा करता है। रानी माँ ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, तुम भजन मत गाना, तुम रामायण का पाठ कर लेना। और हाँ, तुम चाहो तो शादी के बाद हमारा बिजनेस ज्वाइन कर सकती हो। हमने काम्या को भी बिजनेस करने से नहीं रोका था, बल्कि काम्या तो घर और बिजनेस दोनों बखूबी संभालती थी। लो जी, यह आखिरी पॉपर था जो प्रियंका ने अपना किया था। मैं बिल्कुल घर के बाहर नहीं निकलूंगी, घर में बंद रहूंगी, मैं किसी को नहीं देखूंगी और आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगी। चाहे तो घूंघट में रख नहीं देखूंगी और आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगी। चाहे तो घूंघट में रख लीजिए, पर मेरी रणवीर से शादी करवा दीजिए। प्रियंका के इन शब्दों के साथ ही हाल में हंसी की एक जोरदार आवाज गूंज उठी। सबने उस तरफ देखा। यह हंसी की आवाज राजा साहब की थी। वे जोर जोर से हंस रहे थे। उन्हें देखकर सब थोड़े हैरान हुए, सबसे ज्यादा प्रियंका, क्योंकि उन्हें लगा था राजा साहब बड़े खड़ूस और अकड़ू किस्म के इंसान होंगे, पर वे इतने बिंदास होकर हंस रहे थे। राजा साहब ने प्रियंका को देखा और हंसते हुए कहा, ठीक है बेटा, अगर आपको रणवीर से शादी करनी है और इसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं, तो सबसे पहले काम्या ने जो आपके दिमाग में ये सारी बातें डाली है ना, इन सबको साइड करिए। राजा साहब के यह कहते ही सब लोग कंफ्यूज हो गए, लेकिन काम्या हंसते हुए राजा साहब के बगल में आती है और उनके बाजू को पकड़कर उनके कंधे पर सिर रखते हुए कहती है, दादा सा, आपसे कभी कुछ छुप नहीं सकता है ना। राजा साहब ने भी काम्या के सर पर एक छोटी सी चपत लगाते हुए कहा, हमें तो उसी पल पता चल गया था जब प्रियंका हमारे सामने बैठने से इतना डर रही थी। तभी अंदाजा हो गया था कि इन सब में आप ही ने कोई शरारत की है। सब लोग हाल में बैठकर हंस रहे थे, क्योंकि सबको पता चल गया था कि प्रियंका के इन उटपटांग जवाबों के पीछे काम्या का हाथ था। काम्या हंसते हुए सबको देखती है और फिर कान पकड़कर सॉरी कहती है, लेकिन रानी सा को काम्या के इस मजाक से बुरा नहीं लगा, बल्कि उन्हें तो खुशी हुई कि काम्या फिर से अपनी जिंदगी जीने लगी है और पहले की तरह मुस्कुराने लगी है। बड़ी माँ ने पहले ही पंडित जी को बुला लिया था, इसीलिए पंडित जी वहां बैठकर सगाई की मुहूर्त और तारीख निकाल रहे थे। उन्होंने ग्रह नक्षत्र की गणना करते हुए रानी सा की तरफ देखते हुए कहा, देखिए जजमान, विवाह और सगाई के लिए 2 मुहूर्त निकले हैं। एक मुहूर्त अगले महीने का निकला है, लेकिन परेशानी की बात यह है कि शादी और सगाई के बीच सिर्फ 1 हफ्ते का ही फर्क है और अगला मुहूर्त 6 महीने बाद का निकला है। इसमें सगाई और विवाह के बीच 1 महीने का अंतर है। ऋषि कहता है, बड़ी माँ, 6 महीने बाद वाला मुहूर्त ज्यादा सही लग रहा है। नहीं नहीं, हाल में यह चिल्लाने की आवाज प्रियंका और रणवीर ने ऋषि को देखकर की थी। इन दोनों का बस चले तो सुबह सगाई और शाम को शादी कर लें। ऋषि बाबू, ये दोनों मर रहे हैं शादी करने के लिए और आप ही ने 6 महीने के लिए टाल रहे हो। रानी माँ ने हंसते हुए ऋषि को देखकर कहा, मुझे लगता है अगले महीने का मुहूर्त ज्यादा सही रहेगा। रणवीर और प्रियंका ने एक साथ हाँ तो कर दिया था,
लेकिन अब सभी बड़ों की नजरें जब उन पर थी, तो वे खुद को ऑकवर्ड सिचुएशन में महसूस करने लगे। उन्होंने धीरे से अपना चेहरा नीचे कर लिया और एक दूसरे से नजरें चुराने लगे। आराध्या और काम्या सबके लिए लंच का अरेंजमेंट कर रही थी। राजा साहब ने ऋषि को देखकर कहा, नंदा साहब, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहूं। ऋषि ने राजा साहब से कहा, राजा साहब, आपसे रिश्ता जुड़ने जा रहा है। अब आप भी हमारे ही परिवार का हिस्सा हैं और घर परिवार में बुरा मानने जैसी कोई बात होती ही नहीं है। जो बात होती है घर की होती है। निश्चिंत होकर कहिए, क्या कहना चाहते हैं? राजा साहब एक बार रानी माँ को देखते हैं, जो निराशा से अपनी नजरें नीचे कर लेती हैं। लेकिन राजा साहब फिर ऋषि को देखकर कहते हैं, वह बात ऐसी है नंदा साहब की अगले हफ्ते मेरे बेटे की बरसी है और हम लोग उसकी बरसी पर हर साल यज्ञ करवाते हैं। हम चाहते हैं कि इस बार भी वह यज्ञ हो, लेकिन राजवीर के जाने के बाद यह यज्ञ। रणवीर, क्या तुम हो रहे हो? तो अगर आप अपने परिवार के साथ इस यज्ञ में शामिल होंगे तो हमें खुशी होगी और ओजस की वहां रहने से हमें ऐसा लगेगा जैसे कि हमारा राजवीर हमारे साथ है। ऋषि कहता है, यह भी कोई कहने वाली बात है राजा साहब, हम सब जरूर शामिल होंगे। रानी माँ ने तुरंत कह दिया, आराध्या को भी जरूर ले जाना। बड़ी माँ रानी माँ को देखकर कहती है, कैसी बातें कर रही है बहन जी? जब सब आएंगे तो आराध्या घर में अकेली क्या करेगी? वह भी तुम्हारे साथ ही आएगी। सब लोग बैठकर शादी की बाकी तैयारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन रणवीर और प्रियंका सोफे के तकियों के बीच में से अपने हाथों को उलझाए हुए एक दूसरे को छेड़ रहे थे। तभी ऋषि के पास घर का एक नौकर आता है और कहता है, साहब, बाहर पुलिस आई है। ऋषि हैरानी से उसको देखकर कहता है, पुलिस? लेकिन क्यों? नौकर कहता है, वह तो हमें पता नहीं, लेकिन वह आपसे मिलना चाहती है। सब हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं, तो ऋषि कहता है, ठीक है, उन्हें अंदर बुलाओ। नौकर वहां से चला जाता है। ओजस ऋषि को देखकर कहता है, ऋषि, पुलिस क्यों आई है? ऋषि कहता है, वह तो पता नहीं, लेकिन अगर आई है तो जरूर कोई बात होगी। तभी वहां पर एक पुलिस ऑफिसर और उसके साथ दो और ऑफिसर आते हैं। वे लोग ऋषि के पास आते हैं। ऋषि खड़ा होकर उनके पास जाता है। वह ऑफिसर ऋषि के सामने हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं, हेलो मिस्टर नंदा। हेलो ऑफिसर, क्या बात है आप लोग अचानक यहाँ पर? ओजस उस ऑफिसर को देखकर पहचान लेता है। यह तो वही ऑफिसर है जो चारू और गौतम के केस पर वर्क कर रहा था। वह पुलिस ऑफिसर पहले ऋषि को देखता है और फिर उसके घर में मौजूद उस माहौल को देखकर थोड़े ऑकवर्ड होकर कहता है, आई एम सॉरी मिस्टर नंदा, बात ही कुछ ऐसी थी कि हमें आना पड़ा। ऋषि कहता है, इट्स की ऑफिसर, आप बताइए ना, ऐसी क्या बात हो गई कि आपको अचानक नंदा मेंशन आना पड़ा? वह ऑफिसर ऋषि से कहता है, गौतम अग्रवाल ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है और वह अब नहीं रहा। गौतम का नाम सुनते ही प्रियंका के वे हाथ, जो रणवीर के हाथों को प्यार से सहला रहे थे, अचानक से सख्त हो गए। रणवीर ने प्रियंका के हाथ को ऐसे मजबूती से पकड़े हुए देखा तो उसे पता चल गया कि प्रियंका डर गई है। उसने धीरे से प्रियंका के हाथ को अपने हाथों में लिया। प्रियंका की आंखें भर आई थी, जो उसने बहुत मुश्किल से काबू की हुई थी।
ऋषि ने हैरानी से ऑफिसर की तरफ देखा और कहा, सुसाइड? नहीं ऑफिसर, जहां तक मैं गौतम अग्रवाल को जानता हूं, वह सुसाइड करने वालों में से नहीं था। आपने अच्छे से चेक किया ना? कहीं आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है? ऑफिसर ने कहा, नहीं मिस्टर नंदा, हम उसकी डेड बॉडी देखकर ही आ रहे हैं और आपने सही कहा, गौतम अग्रवाल सुसाइड करने वालों में से नहीं था, लेकिन जेल की हवा होती ही ऐसी है कि अच्छे अच्छे लोगों की हवा बिगाड़ देती है। गौतम अग्रवाल भी शायद अब थक चुका था जेल के टॉर्चर से। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। वह तो कितनी बार बीमार भी पड़ा था, लेकिन जब लास्ट टाइम वह बीमार पड़ा और हम उसे अस्पताल लेकर उसके चेकअप के लिए गए तो पता नहीं कहां से उसने एक ब्लेड अपने कपड़ों में छुपा लिया और कल रात उसने अपने हाथ की नस काटकर अपनी जान दे दी। आज सुबह डॉक्टर ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया। हम उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर आए हैं और हम उसकी डेड बॉडी उसकी फैमिली को हैंडओवर करने वाले हैं। ऋषि धीरे से सिर हिलाता है और उस ऑफिसर से कुछ और डिटेल्स के बारे में डिस्कस करके वहां से चला जाता है। इतने खुशनुमा माहौल के बीच यह खबर सबके लिए परेशानी का कारण बन रही थी। गौतम से किसी को हमदर्दी नहीं थी और उसने जो प्रियंका और आराध्या के साथ किया था उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन उसके अचानक से मर जाने की खबर सबको हैरान कर रही थी। गौतम की मौत से प्रियंका काफी डर गई थी। रणवीर को इसका अंदाजा हो गया था। प्रियंका बालकनी की रेलिंग कस के पकड़े हुए अपने मन की घबराहट को शांत कर रही थी। उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि उसके कमरे में कौन आया। सब लोग नीचे बैठकर बातें कर रहे थे, लेकिन रणवीर प्रियंका के पीछे पीछे आ गया। वह ऐसे हालात में अपने प्यार को अकेला कैसे छोड़ सकता था। रणवीर प्रियंका के पीछे आया और उसे पीछे से अपनी बाहों में भर दिया। रणवीर का एहसास पाते ही प्रियंका झट से अपनी आंखें बंद कर ली और एक आंसू की बूंद उसकी आंखों से निकलकर रणवीर के हाथ पर गिर गई। रणवीर को अपने हाथ पर गीलेपन का एहसास हुआ तो वह झट से प्रियंका से अलग हुआ और उसे अपनी तरफ किया। प्रियंका की आंखों में आंसू रणवीर के दिल पर खंजर का काम कर रहे थे। उसने अपने हाथ से प्रियंका के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और उसके मायूस चेहरे को अपने अंगूठे से साफ करते हुए कहा, अभी कुछ वक्त भी नहीं हुआ है जब मैंने तुम्हारे परिवार से ये वादा किया है कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा और दूसरे ही पल मैं तुम्हारी आंखों में आंसू देख रहा हूं। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं कैसे तुम्हारे परिवार से किया हुआ ये वादा निभा पाऊंगा। प्रियंका, तुम चाहती हो मैं सबके सामने झूठा साबित हो जाऊं? प्रियंका धीरे से अपनी गीली पलकें उठाईं और रणवीर को देखकर नामे सिर हिलाया। रणवीर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वह प्रियंका को देखकर कहता है, तो फिर यहाँ आंसू क्यों? मेरे प्यार पर भरोसा नहीं है क्या तुम्हें? प्रियंका ने अपनी भीगी पलकों से रणवीर को देखा और हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, तुम पर तो खुद से ज्यादा भरोसा है। रणवीर ने प्रियंका के दोनों हाथों को अपने हाथों में थामते हुए कहा, अगर भरोसा है तो इस आंसू की हमारी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। मैं बस तुम्हारे होठों पे मुस्कान देखना चाहता हूँ। प्रियंका का चेहरा उदास हो रहा था, लेकिन फिर भी रणवीर के लिए उसने अपने होठों पर एक मुस्कान ली और रणवीर को देखते हुए कहा, तुम्हारे लिए इन होठों पर हमेशा मुस्कान रहेगी, लेकिन ये आंसू पुराने दर्द की निशानी है
जो शायद दिल के किसी कोने में अभी तक जिंदा है। वो पुरानी यादें अभी भी मेरा पीछा कर रही हैं। रणवीर प्रियंका के थोड़ा और करीब आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, उन यादों की हमारी जिंदगी में जगह नहीं है। प्रियंका ने रणवीर को देखते हुए अपनी भीगी पलकों के साथ कहा, क्या तुम सच में जानना नहीं चाहते कि असल में हुआ क्या था? रणवीर ने मुस्कुराते हुए ना में सिर हिलाया और कहा, जिन यादों को याद करने से तुम्हें तकलीफ पहुंचती है, ऐसी यादों को जानने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे लिए तुम्हारा गुजरा कल मायने नहीं रखता है, बल्कि तुम्हारा आने वाला कल ये मायने रखता है और इसकी जिम्मेदारी मैंने ली है। लेकिन प्रियंका कहती है, मुझे पता है कि मेरा आने वाला कल तुम्हारे साथ बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अपनी पुरानी यादों को साथ लेकर मैं तुम्हारे साथ आगे की जिंदगी खुशहाली से नहीं जी सकती हूँ। वो यादें मेरा पीछा करेंगी और मेरे दिल के किसी कोने में मुझे ये अफसोस हमेशा रहेगा कि मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है। मैंने तुम्हें सच नहीं बताया है। जब तक मैं तुम्हें सब नहीं बता देती, मैं तुम्हारे साथ अपनी आने वाली कल की कल्पना भी नहीं कर सकती। रणवीर ने एक विश्वास अपनी आंखों में लेकर प्रियंका को देखते हुए कहा, मुझे तुम पर विश्वास है प्रियंका, और मुझे पता है तुम्हारे गुजरे कल में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे रिश्ते की बुनियाद की सच्चाई को हिला सके। इसीलिए मुझे कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रियंका ने अपने मन में उठ रही उथल-पुथल को शांत करने के लिए कहा, मुझे पता है कि हमारे रिश्ते की सच्चाई को किसी सबूत की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम वो सच सुनो। एक बार तुम मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। रणवीर ने कहा, मेरा फैसला तब भी यही था, अब भी यही है, और आने वाला फैसला भी मेरा यही होगा। मुझे अपनी आने वाली जिंदगी तुम्हारे साथ ही गुजारनी है, और इसके लिए मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे मन की तसल्ली के लिए मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम्हारी कोई भी बात सुनकर मैं तुमसे अपने रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाऊं। रणवीर। प्रियंका इसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाई, क्योंकि रणवीर की आंखों में उस के दिल का आईना झलक रहा था, जिसमें सिर्फ प्रियंका के लिए उसका बेइंतहा प्यार नजर आ रहा था। प्रियंका ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर उसने रणवीर को गौतम के साथ अपने रिश्ते की शुरुआत के बारे में बताना शुरू किया। फ्लैशबैक। गौतम ने अपने दोस्तों से शर्त लगाई थी कि वह प्रियंका के साथ वन नाइट स्टैंड करेगा। इसके लिए उसने मुंबई से दिल्ली तक प्रियंका के बारे में सारी डिटेल्स बहुत बारीकी से ऑब्जर्व की थी। गौतम को पता था कि प्रियंका अपने मोरल वैल्यूज को हमेशा खुद से आगे रखती है। उसके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले है और बाकी सारी चीजें बाद में। गौतम कुछ दिनों में ही ये समझ गया था कि प्रियंका बाकी लड़कियों की तरह गोल्ड डिगर या फिर पैसों के पीछे भागने वाली नहीं है। उसे पैसा दिखाकर गौतम उसे नहीं फंसा सकता है, लेकिन उसे साथ ही साथ यह भी पता चल गया था कि प्रियंका इमोशनली बहुत सेंसिटिव है। वह बहुत जल्दी किसी भी बात से इमोशनल हो जाती है, और प्रियंका की यही कमजोरी गौतम को अपनी ताकत लगी। पहले तो गौतम ने प्रियंका को छोटी छोटी जगहों पर अपनी हरकतों से इम्प्रेस किया, जैसे कि शॉपिंग मॉल में उसके लिए गिफ्ट लेकर या फ्लावर शॉप से उसके लिए पूरे फ्लावर शॉप की दुकान खरीदकर। प्रियंका उस उम्र के इस पड़ाव में प्यार के इस झूठ को सच्चाई समझ बैठी। उसे लगा गौतम उन लोगों में से है जो उसे अक्सर सोलमेट या फिर प्रिंस
चार्मिंग की तरह दिखाया जाता था। प्रियंका की किसी फ्रेंड की वेडिंग रिसेप्शन पार्टी थी। प्रियंका एक फूलों की दुकान में खड़ी होकर कुछ देख रही थी और कुछ खरीदने की सोच रही थी। तभी सेल्स गर्ल परेशान होते हुए उससे कहती है, मैडम, मैंने आपको दुकान में मौजूद सारे वैरायटीज के फूल दिखा दिए हैं। अब आप मुझे बताएंगी कि आपको किस तरह के फ्लावर्स चाहिए। प्रियंका ने उस सेल्स गर्ल को देखा और अपनी आंखें टिमटिमाते हुए कहा, मैडम, आप समझ नहीं रही हैं। ये मेरी बहुत ही खास फ्रेंड है। अब मैं उसकी रिसेप्शन पार्टी में नॉर्मल फ्लावर लेकर थोड़ी ही ना जाऊंगी। आप मुझे कुछ ऐसे फूल दिखाइए जो बिल्कुल एकदम हटके हों, जो आज तक कभी किसी ने किसी को दिए ना हों। कुछ ऐसा फ्लावर दिखाइए। वो सेल्स गर्ल कुछ दिमाग लगाती है और फिर प्रियंका के सामने एक यूनिक और बहुत ही अनोखी प्रजाति का एक फ्लावर लेकर आती है। ये पर्पल में ब्लैक डॉट के साथ स्वीडिश रोज फ्लावर थे। ये रोज फ्लावर वर्ल्ड के सबसे महंगे फ्लावर्स में से एक माने जाते हैं। जब प्रियंका ने वो फूल देखा तो अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहा, मैडम, मुझे गुलाब नहीं चाहिए। उस सेल्स गर्ल ने अपना माथा पीट लिया और कहा, मैडम, ये हमारी शॉप का ही नहीं, इस शहर का सबसे महंगा फ्लावर है। मैं आपके सामने वो रख रही हूँ और आप उसे मना कर रही हैं। अब मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ। इससे बेहतर मैं आपके लिए कोई फ्लावर नहीं दिखा सकती हूँ। आप मुझे बताइए ना, आपको क्या चाहिए। मैं कस्टमाइज करवा देती हूँ। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है जो मुझे फूल दे सके। प्रियंका इस आवाज से चौंक जाती है और पलटकर पीछे देखती है। वह हैरान रह जाती है क्योंकि 3 पीस सूट में इस वक्त उसके सामने गौतम खड़ा था। गौतम स्टाइल से प्रियंका के सामने आता है और उसके सामने खड़े होकर कहता है, क्या बात है? परेशान नजर आ रही हो? प्रियंका मुंह बनाते हुए कहती है, इनके पास वैसे फ्लावर हैं ही नहीं जैसे मुझे चाहिए थे। गौतम तिरछी मुस्कान के साथ कहता है, तुम्हारी पसंद कोई और पूरा कर सके, इतनी औकात नहीं है इस शहर में किसी की। फिर गौतम उस सेल्स गर्ल को देखकर कहता है, इस शॉप पर जितने फ्लावर्स हैं, इन सबको पैक करवा दीजिए। सेल्स गर्ल हाँ में सिर हिलाती है और वहां से चली जाती है। प्रियंका हैरानी से गौतम को देखती है और कहती है, आपने सारे फ्लावर क्यों पैक करवा लिए हैं? मुझे तो सिर्फ एक बुके चाहिए था। गौतम कहता है, आपको जो भी बुके चाहिए अब किसी दूसरे फ्लावर शॉप से ले लीजिए, क्योंकि अब यहाँ के सारे फूल मैंने खरीद लिए हैं। प्रियंका मुंह बनाती है और पैर पटकते हुए वहां से जाने लगती है तो गौतम उसे रोकते हुए कहता है, वैसे मुझे नहीं लगता कि आपको किसी दूसरे शॉप के फ्लावर भी पसंद आएंगे। प्रियंका हैरानी से गौतम को देखती है तो गौतम कहता है, ये दुकान इस शहर की सबसे बेस्ट फ्लावर शॉप मानी जाती है। जब तुम्हें यहाँ के फ्लावर पसंद नहीं आए तो बाकी दुकानों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रियंका मुंह बनाते हुए कहती है, मुझे आसानी से पसंद आ जाए ऐसी चीज इस शहर में किसी के पास नहीं है। गौतम मुस्कुराते हुए प्रियंका के पास आता है और कहता है, तो क्या है तुम्हारी पसंद जो आसानी से कहीं मिल नहीं सकती? ग्रीन फ्लावर ला सकते हो? प्रियंका के बचकाने सवाल पर गौतम हंस देता है और प्रियंका को देखकर कहता है, ग्रीन रंग के पत्ते होते हैं, फूल नहीं। प्रियंका भी मुंह बनाते हुए कहती है, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन द ग्रेट गौतम अग्रवाल के लिए ये काम करना बहुत मुश्किल थोड़ी ना है। जाओ, ढूंढो पूरी दुनिया में जहां मिल जाए तुम्हें ग्रीन फ्लावर।
ऐसा कहते हुए प्रियंका वहां से चली जाती है और गौतम उसे जाते हुए देखकर सिर्फ हंसता रहता है। शाम को प्रियंका अपने फ्रेंड के रिसेप्शन पार्टी में पहुंचती है। जब वह पार्टी हॉल में पहुंचती है तो उसकी फ्रेंड उसके पास आती है और उसे गले मिलते हुए कहती है, प्रियंका, थैंक यू सो मच यार, तूने इतने सारे फूल भिजवा दिए। प्रियंका हैरानी से अपनी फ्रेंड से अलग होती है और उससे कहती है, फूल भिजवा दिए तो मुझे मिले ही नहीं। प्रिया, मैं तेरे लिए ये सेट लेकर आई थी। फूल ऐसा कहते हुए प्रियंका ने अपने हाथ में पड़ा हुआ डायमंड का सेट अपनी फ्रेंड प्रिया को दिया। प्रिया हैरानी से उस सेट को देखती है और फिर प्रियंका को देखकर कहती है, तो ये सारे फूल किसने भेजे हैं? ये कहते हुए प्रिया एक तरफ इशारा करती है। प्रियंका की नजरें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वहां पर बहुत सारे बड़े बड़े बुके रखे हुए थे। ये सारे बुके उस दुकान में मौजूद फूलों के थे जहां प्रियंका आज गई थी। इतनी महंगी फ्लावर्स और इतनी सारी विदेशी फूलों की वैरायटी एक साथ खरीदकर प्रियंका की फ्रेंड को गिफ्ट किया गया है। इन सब की कीमत तो बहुत ज्यादा होगी। प्रियंका ने हैरानी से प्रिया की तरफ देखा और कहा, ये सारे फूल मैंने नहीं भेजे। प्रियंका जब अपनी फ्रेंड के रिसेप्शन से वापस आई तो गाड़ी के पास उसका ड्राइवर उसका इंतजार कर रहा था। प्रियंका हैरानी से ड्राइवर को देख रही थी क्योंकि उसके हाथ में कुछ था। जैसे ही प्रियंका उसके पास आई, ड्राइवर उसे वो पैकेट देते हुए बोला, मैडम, ये कोई आपके लिए लेकर गया है। प्रियंका हैरानी से उसके हाथ से वो बड़ा सा गिफ्ट लेती है। यह कोई पैक किया हुआ गिफ्ट था। प्रियंका उसे अपने हाथों में लेती है और गाड़ी में बैठ जाती है। इतने अनोखे तरीके से पैक किया हुआ गिफ्ट उसके हाथों में है, यह देखते ही प्रियंका थोड़ी हैरान होती है। वह गाड़ी में बैठी थी। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है और प्रियंका चलती गाड़ी में उस गिफ्ट की पैकिंग हटाने लगती है। जैसे ही वह गिफ्ट से वो पेपर हटा देती है, सामने गिफ्ट पर उसकी नजर पड़ती है। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। यह फूल गोभी का एक बुके था। केंद्र में एक फूल गोभी और आसपास पत्ता गोभी से सजाया हुआ यह बुके देखकर प्रियंका हंसने लगती है। ये कैसा गिफ्ट दिया है? प्रियंका हंस ही रही थी कि तभी उसका फोन बजता है। प्रियंका देखती है, अननोन नंबर से फोन है। वह फोन उठाती है तो सामने से गौतम की आवाज आती है, तुम्हारी पसंद के ग्रीन फ्लावर। प्रियंका गौतम की आवाज पहचान गई थी। उसने हंसते हुए कहा, मानना पड़ेगा अग्रवाल भाई साहब, दिमाग तो आपका बहुत तेज है। मतलब आपको फ्लावर और फूल गोभी में डिफरेंस पता है। प्रियंका इसके साथ जोर से हंसने लगती है। सामने गौतम भी हंसते हुए कहता है, अरे भाई, तुमने कहा था तुम्हें ग्रीन फ्लावर चाहिए। तुम्हारी पसंद सर आंखों पर। अगर तुम ग्रीन फ्लावर की जगह स्टोन फ्लावर भी बोल देती तो तुम्हारी कसम, पहाड़ों से तुम्हारे लिए फूल निकल जाता। प्रियंका ने हंसते हुए कहा, अच्छा जी, तो आप इतना दम रखते हैं। चलिए ठीक है, हमें आपका तोहफा पसंद आया, पर एक छोटा सा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन? कैसा कंफ्यूजन? बताओ, मैं अभी दूर कर देता हूँ। प्रियंका ने उन सब्जियों के बुके को देखते हुए कहा, तुम मिस्टर गौतम अग्रवाल, आप मुझे यह बताइए कि आपके इतने प्यार से दिए हुए इस तोहफे की मैं तरी वाली बनाऊं या सूखी? प्रियंका इसके साथ ठहाका लगाकर हंसने लगी। अपने केबिन
कि चेयर पर गौतम चेयर को स्विंग करते हुए प्रियंका की बातों पर हंस रहा था। उसने एक हाथ से पेपरवेट घुमाते हुए कहा, तोहफा हमने दे दिया है, अब आप की मर्जी है आप इसके साथ क्या करती हैं। प्रियंका ने आगे कुछ नहीं कहा, वह शर्मा गई। उसने धीरे से गौतम से कहा, मेरा घर आ गया है, मैं रखती हूँ। प्रियंका फोन रखने से पहले ही गौतम ने कहा, 1 मिनट। प्रियंका रुक गई। गौतम ने कहा, परसों मेरा जन्मदिन है और मैं चाहता हूँ कि अपना यह जन्मदिन मैं तुम्हारे साथ मनाऊं। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। प्रियंका ने मुस्कुराते हुए फूलगोभी को एक हाथ से छूते हुए धीरे से कहा, ठीक है। प्रियंका ने फोन रख दिया और उसके फोन रखते ही गौतम की वह मुस्कान खतरनाक हंसी में बदल गई। उसने हंसते हुए कहा, मासूम लड़कियों की यही तो कमजोरी होती है, किसी पर भी बहुत जल्दी भरोसा कर लेती हैं। सॉरी बेबी, मैं तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ना चाहता था। पर वो क्या है ना, तुम सिर्फ जरूरत हो और मैं आदत नहीं बनता। प्रियंका अपने कमरे में गौतम और अपनी सारी मुलाकातों को याद कर रही थी। उसे गौतम की तरफ अट्रैक्शन हो रहा था। यह सिर्फ अट्रैक्शन था क्योंकि प्यार और अट्रैक्शन में वह अभी भी डिफरेंस नहीं महसूस कर पा रही थी। उसकी उम्र ही कुछ ऐसी थी। 2 दिन बाद गौतम का जन्मदिन था। गौतम ने पार्टी फार्म हाउस पर रखी थी। प्रियंका को लगा यह कोई नॉर्मल पार्टी होगी जहां पर सारे लोग आते हैं और पार्टी का माहौल होता है। उसे क्या पता था कि गौतम ने कुछ और ही प्लान करके रखा हुआ है। ऋषि उस वक्त हाल के सोफे पर बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। प्रियंका उसके आसपास मक्खी की तरह भिनभिनाते हुए उसे कुछ कह रही थी। ऋषि प्रियंका की आवाज तो सुन रहा था लेकिन उसका ध्यान उस समय अपने काम पर भी था। बड़ी माँ सामने उन दोनों की नौटंकी देखते हुए हंस रही थी। प्रियंका गुस्से में सोफे पर बैठी है और अपने हाथ बंटते हुए कहती है, ऋषु, तूने मेरी बात नहीं सुनी ना? जा, मेरा श्राप है तुझे, तुझे ऐसी बीवी मिलेगी जो तुझसे बात ही ना कर पाए। प्रियंका की इस बात पर ऋषि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और बड़ी माँ ने प्रियंका के माथे पर मारते हुए कहा, पागल लड़की, यह क्या बकवास कर रही है? भगवान ना करे ऐसा कुछ हो। इंटर का बटन दबाने के साथ ही ऋषि ने लैपटॉप बंद किया और टेबल पर रखते हुए कहा, रहने दीजिए बड़ी माँ, वैसे भी इसकी बकवास से मेरा कान वैसे भी पकने लगता है। और फिर पता चला जो दूसरी आएगी वो भी इसकी तरह चपड़-चपड़ करती रहेगी तो मैं बहरा ही हो जाऊंगा। इससे अच्छा यही होगा कि जो आएगी वो कुछ बोले ही ना। ऋषि और प्रियंका को क्या पता था उनकी हंसी मजाक में की हुई यह बात उनकी किस्मत बन जाएगी। ऋषि ने प्रियंका को देखकर कहा, बोल क्यों पागलों की तरह सर पीट रही है? क्या चाहिए तुझे? तेरा कार्ड चाहिए। प्रियंका के यह कहते ही ऋषि हैरान होता है और कहता है, तुझे मेरा कार्ड क्यों चाहिए? प्रियंका अपनी दांत दिखाते हुए कहती है, मुझे गाड़ी खरीदनी है। बड़ी माँ हैरानी से प्रियंका को देखती है और कहती है, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? बैकयार्ड में 10 से ज्यादा गाड़ियां तेरे नाम पर खड़ी हैं। ऋषि कुछ नहीं कहता और कार्ड निकालकर सामने रख देता है। बड़ी माँ हैरानी से ऋषि को देखती है और कहती है, नहीं ऋषि, बिल्कुल भी नहीं। तुम इसकी आदत बिगाड़ दोगे। और क्या जरूरत है इसे एक और नई गाड़ी लेने की? प्रियंका जल्दी से कार्ड उठाती है और अपने पर्स में रखते हुए कहती है, अपने लिए नहीं ले रही हूँ, एक फ्रेंड का बर्थडे है,
उसे गिफ्ट करना है, सिर्फ गाड़ी लेने की बात होती तो शायद ऋषि इतना रिएक्ट भी नहीं करता, लेकिन किसी को गिफ्ट करने के लिए गाड़ी ले रही है, यह सुनते ही ऋषि ने हैरानी से कहा, फ्रेंड? ऐसा कौन सा फ्रेंड है तुम्हारा जिसके लिए तुम कार गिफ्ट कर रही हो? प्रियंका नई कार शोरूम से निकली थी और वह उस कार को ड्राइव करते हुए गौतम के फार्म हाउस पर जा रही थी। लेकिन गौतम ने प्रियंका को रात में आने के लिए कहा था, पर प्रियंका को गौतम को यह गाड़ी गिफ्ट देने की इतनी जल्दी थी कि वह दिन में ही गौतम के फार्म हाउस के लिए निकल गई। प्रियंका गाड़ी चला रही थी कि तभी उसका फोन बजता है। प्रियंका फोन अपने ब्लूटूथ से कनेक्ट करती है और कहती है, हाँ ऋषु। ऋषि उस वक्त अपने ऑफिस के केबिन में बैठा हुआ था और प्रियंका से कहता है, पिंकू, तू कहाँ पर है? यह तेरा कौन सा दोस्त है जिसके लिए तू इतनी महंगी गाड़ी खरीदी है? प्रियंका ने कहा, ऋषु, मैंने तुझे कहा ना, वह मेरा बहुत ही खास दोस्त है। ऋषि ने कहा, हाँ, मैं समझ गया, वह तेरा खास दोस्त है, लेकिन क्या मैं तेरे दोस्त के बारे में नहीं जान सकता? प्रियंका ने हल्का झिड़कते हुए कहा, ऋषु, मैं तुझे कह रही हूं ना, तू जैसा सोच रहा है वह वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वह बहुत अच्छा है और तुझे उससे मिलकर मेरे फैसले पर नाज होगा। ऋषि गहरी सांस छोड़ता है और कहता है, प्रियंका, मैं तेरे हर फैसले पर तेरे साथ हूँ, लेकिन बच्चा, यह दुनिया इतनी सीधी नहीं है जितनी तू समझती है। तुझे यही लगता है कि दुनिया का हर इंसान तेरी फेरी टेल्स के प्रिंस की तरह होता है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो सामने कोई और चेहरा लेकर घूमते हैं और पीठ पीछे उनकी असलियत कुछ और होती है। और मैं नहीं चाहता कि तेरी फेरी टेल्स की दुनिया में तेरी मुलाकात किसी ऐसे इंसान से हो जो दो चेहरे लेकर घूमता हो। प्रियंका ने ऋषि से कहा, हाँ ऋषु, मैं समझ गई। मैं भी उस पर अभी भरोसा नहीं कर रही हूँ। पहले मैं उसे पूरी तरह से जान लूं। अभी तो मैं सिर्फ उससे मिली हूँ, उसे जानने की कोशिश कर रही हूँ, और जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने उसे जान लिया है, उस दिन मैं सबसे पहले उसे ही तेरे बारे में बताऊंगी। प्रियंका बस इतना कहना चाह रही थी। ऋषु, क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? प्रियंका ने ऋषि की बात बीच में काटते हुए कहा। ऋषि ने एक हताशा के साथ कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तुझ पर खुद से ज्यादा भरोसा है। अच्छा, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा तेरे फैसले का। प्रियंका ने फोन रख दिया। ऋषि को प्रियंका की फिक्र थी, इसलिए उसने प्रियंका के फोन में एक जीपीआरएस ट्रैकर लगा रखा था जिससे उसकी लोकेशन का ऋषि को हमेशा पता रहता था। वैसे तो प्रियंका के कहीं भी आने जाने पर ऋषि ने कभी कुछ खास नजर नहीं रखी, क्योंकि वह हमेशा अपने जान पहचान की जगह पर ही जाती थी। लेकिन आज न जाने क्यों ऋषि को कुछ अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे प्रियंका किसी मुसीबत में है। दिल्ली में बादलों की दिशा बदल रही थी और तेज बारिश की संभावना हो रही थी। अभी ठीक से शाम भी नहीं हुई थी और प्रियंका गौतम के फार्म हाउस पर पहुंच गई। लेकिन उस जगह को देखकर प्रियंका को थोड़ी अजीब सी हैरानी हुई, क्योंकि उसके फार्म हाउस पर कोई भी सजावट या कोई भी तैयारी नहीं हो रही थी। वह देखकर कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ घंटे बाद यहाँ पर कोई पार्टी सेलिब्रेट होने वाली है। प्रियंका गाड़ी से उतरती है। यहाँ पर कुछ गार्ड्स और नौकर थे, लेकिन उन्होंने प्रियंका को देखकर कुछ खास रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि उन्हें हमेशा आदत
थी यहाँ पर आए दिन लड़कियां आती रहती थी। प्रियंका धीरे धीरे फार्म हाउस के अंदर जाती है और गेट पर खड़े एक नौकर से कहती है, एक्सक्यूज मी, मुझे गौतम से मिलना है। वह कहाँ है? उस नौकर ने भी इस फार्म हाउस पर बहुत सी लड़कियों को आते हुए देखा था, इसलिए उसने प्रियंका से कहा, सर तो अभी स्टडी रूम में है। वह उस तरफ। नौकर ने एक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। प्रियंका ने हाँ में सिर हिलाया और उसके बताए दिशा में चली गई। प्रियंका जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचती है, गौतम शायद फोन पर किसी से बात कर रहा था, लेकिन प्रियंका के पहले कदम के साथ ही उसने अपने कदम पीछे ले लिए, क्योंकि गौतम ने जो कहा वह प्रियंका को पूरी तरह से स्तब्ध कर गया। गौतम का फोन स्पीकर पर टेबल पर रखा हुआ था और गौतम ड्रिंक बनाते हुए फोन पर किसी से कह रहा था, हाँ मैंने कहा ना, प्रियंका आज रात को ही मेरे फार्म हाउस आ रही है। तुम दोनों को कल तक उसकी वीडियो मिल जाएगी और उसके बाद मैं शर्त जीत जाऊंगा। प्रियंका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। गौतम के इन शब्दों को सुन कर उसका दिल कांपने लगा था और उसके हाथ पैर भी कांपने लगे थे। गौतम हंसते हुए फोन पर कहता है, यार मैंने बहुत सी लड़कियों के साथ वन नाइट स्टैंड किया है, लेकिन यह प्रियंका कुछ अलग ही है। बेड पर लड़कियों के साथ रहना अलग बात है, पर यह लड़की तो मेरी लाइफ में रहना चाहती है और तुम लोगों को तो पता है ना, मैं कभी किसी लड़की के साथ ठीक से 2 बार भी नहीं गया और इसके साथ पूरी जिंदगी। नो वे। गौतम के फोन से सामने से उसने कहा, क्योंकि फोन स्पीकर पर था इसलिए प्रियंका को भी उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। यार गौतम, यह तो हमें पता है कि तू प्रियंका को झूठ बोलकर आज अपने फार्म हाउस ला रहा है, पर तू उसे बेडरूम में कैसे ले जाएगा और फिर उसके साथ वीडियो कैसे शूट करेगा? गौतम ने बेशर्म होकर हंसते हुए कहा, मैंने उससे झूठ कहा कि आज मेरा जन्मदिन है, मैं उस के साथ एक प्यार भरा बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। जन्मदिन का जो केक मैंने ऑर्डर किया है, उसमें मैंने पहले से ही नींद की गोलियां मिला रखी हैं। वह मैं प्रियंका को खिला दूंगा और उसके बाद वह धीरे धीरे नींद की आगोश में चली जाएगी। फिर उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, उसे बात का अंदाजा ही नहीं होगा, पर कल की सुबह उसकी जिंदगी पलट जाएगी। गौतम के फोन से फिर से हंसी की आवाज के साथ एक आवाज आती है, साले तू तो बहुत बड़ा कमीना निकला, लेकिन अगर तूने उसे वह केक खिलाया तो वह भी तो तुझे वह केक खिलाएगी। गौतम अपना ड्रिंक पीते हुए कहता है, तुम्हें मैं बेवकूफ नजर आता हूँ जो नींद की गोली वाला केक मैं खाऊंगा? वह दवा इतनी स्ट्रांग है कि प्रियंका एक पल में ही नींद की आगोश में चली जाएगी और फिर मैं उसे बेडरूम में ले जाऊंगा और वहां पर तो मैंने पहले ही कैमरे सेट करके रखे हुए हैं। गौतम के फोन से फिर से किसी की आवाज आती है, साले कमीने, एक शर्त जीतने के लिए तो किस हद तक गिर सकता है? गौतम ने हंसते हुए अपना ड्रिंक खत्म किया और कहा, अच्छा अब मैं फोन रखता हूँ। प्रियंका को फोन करके फिर से मीठी मीठी बातें करके शाम को आने के लिए कह रहा हूँ। गौतम फोन रख देता है और फिर प्रियंका का नंबर डायल करता है, लेकिन उसके कांटे खड़े हो जाते हैं जब उसका फोन दरवाजे के पास बजता है। गौतम ने अपने फोन से प्रियंका के नंबर पर फोन किया, पर गौतम की सांस एक पल के लिए रुक गई जब उसे प्रियंका के फोन की रिंगटोन अपने कानों में साफ सुनाई देने लगी। गौतम ने हैरानी से पीछे पलटकर देखा। एक पल के लिए उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ।
प्रियंका उसके दरवाजे पर खड़ी थी और उसे देखते हुए डर से कांप रही थी। गौतम के होश उड़ गए थे प्रियंका को अपने सामने देखकर। प्रियंका के हावभाव से गौतम को अंदाजा हो गया था कि प्रियंका ने सब सुन लिया है। गौतम हैरानी से प्रियंका को देखता रहा। प्रियंका को अपने सामने देख कर गौतम को अपना प्लान फेल होता हुआ नजर आ रहा था। गौतम एक कदम आगे आया और प्रियंका से कहा, प्रियंका, मेरी बात सुनो। देखो, तुमने जो भी सुना। लेकिन प्रियंका ने गौतम को आगे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। वह वहीं से उल्टे कदम लौट गई। गौतम अभी भी हैरानी से अपने खाली दरवाजे को देख रहा था। 2 मिनट बाद गौतम को एहसास हुआ कि प्रियंका जा चुकी है। गौतम की सांस जैसे गले में अटक गई। प्रियंका ने उसकी सारी बात सुन ली थी। सांस जैसे गले में अटक गई। प्रियंका ने उसकी सारी बात सुन ली थी। गौतम ऐसे ही प्रियंका को नहीं जाने दे सकता था, इसलिए वह जल्दी से अपने फार्म हाउस से निकला। फार्म हाउस के दरवाजे पर आकर उसने प्रियंका को ढूंढना चाहा, लेकिन वह आसपास कहीं नहीं दिखी। एक गार्ड से गौतम ने पूछा कि वह लड़की कहाँ गई जो अभी उसके पास आई थी। गार्ड ने कहा, सर, वो लड़की तो चली गई। गौतम ने अपना सर पीट लिया। उसने गार्ड से पूछा, अच्छा, वो किस तरफ गई है? तुम्हें कुछ अंदाजा है? गार्ड ने कहा कि वह लड़की अपनी गाड़ी से पहाड़ी वाले रास्ते की तरफ गई है। गौतम जल्दी से अपनी गाड़ी के पास गया और उसमें बैठकर वह गार्ड के बताए हुए रास्ते की तरफ चल दिया, इस उम्मीद से कि आगे उसे प्रियंका मिल जाएगी। मौसम बदल चुका था। तेज बारिश शुरू हो गई थी। रास्तों में अंधेरे की वजह से कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। प्रियंका इस समय गाड़ी ड्राइव कर रही थी, लेकिन उसका दिल कांप रहा था। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भर गया था और उसके मन में इस समय बहुत बड़ा सैलाब उमड़ रहा था। वह गौतम पर भरोसा करने लगी थी, पूरी तरह से नहीं, लेकिन शुरुआत तो कर ही रही थी। गौतम के कहे एक एक शब्द प्रियंका के कानों में तीर का काम कर रहे थे। उसका दिल बुरी तरह से निचोड़ रहा था। प्रियंका के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी उसे ऋषि की बात याद आई कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो 2 चेहरे लेकर घूमते हैं। प्रियंका को ऋषि की बात सच नजर आ रही थी। प्रियंका ने जल्दी से फोन लिया और ऋषि का नंबर डायल किया। बेल बज रही थी। प्रियंका ड्राइव करते हुए ऋषि के फोन उठाने का इंतजार कर रही थी। बारिश तेज हो रही थी और पहाड़ी का रास्ता घुमावदार था। अचानक से बदलते मौसम की वजह से कई रास्ते बंद हो गए। लोगों ने वहां से गुजरने वाली सभी गाड़ियों को रोककर वापस जाने के लिए कहा, क्योंकि आगे रास्ता और ज्यादा खराब हो सकता था। गौतम की गाड़ी भी वहीं रुक गई। वह आगे नहीं जा पाया क्योंकि स्थानीय लोग और ट्रैफिक पुलिस ने रास्तों को बंद कर दिया था और लोगों को वापस जाने के लिए कहा था। गौतम को ना चाह के भी वापस लौटना पड़ा। वह प्रियंका से नहीं मिल पाया था और गौतम को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके इतने दिनों की मेहनत और उसका सारा प्लान सब 1 मिनट में चौपट हो गया था। ऋषि इस वक्त अपने कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा हुआ एक मीटिंग अटेंड कर रहा था। ऋषि का फोन सूरज के हाथ में था। ऋषि का फोन बजता है। सूरज उसमें प्रियंका की कॉल देखता है तो वह फोन काट देता है और एक मैसेज ड्रॉप करता है।
सर, मीटिंग में है, बाद में बात करेंगे। प्रियंका ने मैसेज नहीं देखा, लेकिन कॉल काटने के साथ ही प्रियंका ने दोबारा से कॉल कर दिया। ऋषि का फोन दोबारा बजता है। सबका ध्यान फिर से सूरज की तरफ जाता है। ऋषि इरिटेट होकर कहता है, कौन फोन कर रहा है? कौन फोन? सूरज कहता है, सर, प्रियंका मैडम का फोन आ रहा है। ऋषि को पता था कि प्रियंका अपने किसी दोस्त से मिलने गई है और सुबह से ऋषि को कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था। इसीलिए जब सूरज ने यह कहा कि प्रियंका उससे फोन कर रही है तो ऋषि अपनी चेयर से उठता है और सबसे कहता है, एक्सक्यूज मी जेंटलमैन। ऋषि फोन लेता है और कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आता है। वह फोन उठाता है और प्रियंका से कहता है, हाँ पिंकू, क्या हुआ? ऋषु, ऋषु, तुम सही थे। ये दुनिया अच्छी नहीं है ऋषु। यहाँ पर बहुत बुरे लोग हैं। प्रियंका की बातों ने ऋषि को हैरान कर दिया क्योंकि प्रियंका की बातों के साथ ऋषि को उसके रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। उसे एहसास हो गया था कि प्रियंका की आंखों में आंसू हैं और वह रो रही है। ऋषि ने हैरान होते हुए कहा, प्रियंका, प्रियंका, क्या हुआ है? तुम कहाँ हो अभी? मुझे बताओ, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। प्रियंका ने रोते हुए आगे कहा, ऋषु, ऋषु, गौतम, गौतम वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। वो बहुत बुरा है। उसने एक शर्त के लिए यह किया है। वो अच्छा आदमी नहीं है। प्रियंका के इस तरह से कहने पर ऋषि का मन घबरा रहा था। उसने हल्का चिल्लाते हुए कहा, प्रियंका, मुझे बताओ तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। क्या हुआ है? मुझे बताओ प्रियंका। प्रियंका ने रोते हुए कहा, ऋषु, तुम्हें पता है गौतम वो। बूम, एक तेज आवाज के साथ प्रियंका का फोन कट गया। ऋषि बहुत परेशान हो गया। यह किस तरह की आवाज आई? प्रियंका किस बारे में बात कर रही थी? ऋषि का मन बुरी तरह से कांप रहा था। उसने जल्दी से सूरज से कहा कि प्रियंका के नंबर से जीपीआरएस ट्रैक करें। सूरज जल्दी से काम पर लग गया और अपने लैपटॉप में प्रियंका का लोकेशन ढूंढने लगा। ऋषि जल्दी से ऑफिस से निकलता है और गाड़ी में बैठकर जीपीआरएस ट्रैकिंग लोकेशन पर पहुंचता है। ऋषि और सूरज जब उस लोकेशन पर पहुंचते हैं जहां पर प्रियंका का डिवाइस ट्रैक कर रहा था तो ऋषि की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वहां पर पुलिस और एम्बुलेंस खड़ी थी और आस पास लोगों ने भीड़ जमा कर रखी थी। ऋषि का मन कांप गया था। वह जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलता है और उस जगह पर जाता है। पर जैसे ही ऋषि वहां पहुंचता है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। एक क्रेन प्रियंका की कार को खाई से निकाल रही थी, पर जैसे ही ऋषि वहां पहुंचता है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। एक क्रेन प्रियंका की कार को खाई से निकाल रही थी। उस कार को निकलता देख सूरज भी सदमे में था और ऋषि की तो हालत ऐसी खराब हो रही थी कि वह खड़े खड़े कांप गया था। ऋषि दौड़ता हुआ खाई के पास जाता है और जोर से प्रियंका का नाम चिल्लाता है, लेकिन पुलिस और कुछ लोगों ने ऋषि को पकड़ लिया था। पर ऋषि इस समय किसी के काबू में नहीं आ रहा था। वह खुद को छुड़ाने और खाई की तरफ जाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस वाले ऋषि को रोकते हुए कहते हैं, मिस्टर नंदा, होश में आइए। देखिए, दिमाग से काम लीजिए। वहां पर जाना खतरे से खाली नहीं हो सकता है।
लेकिन ऋषि अपने पूरे जोर लगाते हुए खाई की तरफ बढ़ते हुए चिल्लाता है, छोड़ो मुझे, मेरा बच्चा है वहां पर। तभी सूरज जल्दी से ऋषि के पास आता है और कहता है, सर, प्रियंका मैडम उस तरफ हैं। सूरज के यह कहते ही ऋषि हैरानी से उस दिशा में देखता है तो सच में प्रियंका को एक स्ट्रेचर पर लिटाया गया था। ऋषि खुद को छुड़ाता है और जल्दी से उस तरफ जाता है। प्रियंका को एम्बुलेंस के पास रखा गया था और लोग आसपास खड़े थे। ऋषि जल्दी से प्रियंका के पास जाता है और उसे अपनी गोद में लेते हुए कहता है, पिंकू, पिंकू, आंखें खोल पिंकू। लेकिन डॉक्टर ऋषि से कहते हैं, प्लीज पेशेंट को वापस स्ट्रेचर पर लेटा दीजिए, इन्हें इस वक्त इलाज की जरूरत है। लेकिन ऋषि प्रियंका को छोड़ने को तैयार ही नहीं हो रहा था। बहुत मुश्किल से सूरज ने और डॉक्टर ने ऋषि की गोद से प्रियंका को वापस स्ट्रेचर पर लौटाया और स्ट्रेचर को एम्बुलेंस में रखकर हॉस्पिटल की तरफ चले गए। ऋषि भी एम्बुलेंस के साथ ही हॉस्पिटल गया था और सूरज ऋषि की गाड़ी लेकर हॉस्पिटल गया था। पूरे रास्ते में एक मिनट के लिए भी ऋषि ने प्रियंका का हाथ नहीं छोड़ा। अस्पताल पहुंचने के साथ ही प्रियंका का ट्रीटमेंट शुरू हो गया। उसे ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। प्रियंका के सर पर और राइट शोल्डर पर गहरा जख्म लगा था। उसकी रीढ़ की हड्डी में भी फ्रैक्चर आया था। ऋषि से बात करते हुए प्रियंका अपने काबू में नहीं थी और सामने से आती तेज बारिश की वजह से उसे आता हुआ ट्रक नजर नहीं आया। प्रियंका की गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया, लेकिन प्रियंका जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोलकर कूद गई, पर तब तक गाड़ी खाई में जा चुकी थी। इसीलिए प्रियंका खाई के पत्थरों से रगड़ खाती हुई एक बड़े पत्थर से टकरा गई। सूरज ने रास्ते में बड़ी माँ को फोन कर दिया था और वह भी नीमो आंटी के साथ हॉस्पिटल आ गई थी। इस समय ऋषि खुद को ही नहीं संभाल पा रहा था तो वह बड़ी माँ को कैसे संभालता। 3 घंटे के ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और ऋषि और बड़ी माँ डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उन लोगों को देखकर कहते हैं, देखिए, पेशेंट के जख्म गहरे हैं, भरने में टाइम लगेगा। हमने ट्रीटमेंट कर दी है और पेशेंट अब खतरे से बाहर है। लेकिन ऋषि जल्दी से कहता है, लेकिन क्या डॉक्टर, मेरी पिंकू ठीक तो हो जाएगी ना? डॉक्टर कहते हैं, मिस्टर नंदा, आप थोड़ा हिम्मत रखिए। दरअसल मैडम के सर पर गहरा चोट लगा है, जिसकी वजह से वह कोमा में चली गई है। बड़ी माँ और ऋषि हैरान रह जाते हैं यह सुनकर। बड़ी माँ तो वहां पर चक्कर खाकर गिर जाती है, लेकिन सूरज और निमो आंटी उन्हें संभाल लेते हैं। ऋषि कहता है, कोमा में चली गई है तो उसे होश कब आएगा? आप जाइए, उसका इलाज कीजिए, उसे होश में लाइए। डॉक्टर कहते हैं, देखिए मिस्टर नंदा, कोमा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें से इंसान दवाइयों से बाहर आ जाता है। फिर भी हम सब कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं कि वह कब तक बाहर आती है। 3 दिन, 3 महीने या 3 साल, बस इतना समझ लीजिए कि पेशेंट एक गहरी नींद में है और जब तक उसकी नींद पूरी नहीं होती वह सो रही है। डॉक्टर तो वहां से चले गए, लेकिन ऋषि हताशा में वहीं बैठ गया। वह अपनी पिंकू को ऐसे थोड़ी ना सोने दे सकता था। दिन के बाद से ऋषि ने प्रियंका का इलाज अच्छे से अच्छे डॉक्टर से करवाया और विदेशों से भी उसकी ट्रीटमेंट करवाने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ गौतम का प्लान फेल हो गया था। गौतम गुस्से में अपने फार्म हाउस पर बैठा हुआ था और उसके दोनों
दोस्त उसके सामने बैठे उसे संभाल रहे थे, पर गौतम का दिमाग इस समय आउट ऑफ कंट्रोल हो रखा था। यह अब एक शर्त की नहीं, बल्कि उसके ईगो की बात थी। गौतम ड्रिंक कर रहा था कि तभी उसका फोन बजता है। गौतम देखता है उसकी माँ का फोन है। वह फोन उठाकर कहता है, जी माँ। सामने से गौतम की माँ कहती है, गौतम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जब मैंने तुमसे 2 दिन पहले ही कहा था कि तुम्हारे दादाजी अंतिम सांस ले रहे हैं, तो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब देखो, तुम्हारे दादाजी का स्वर्गवास हो गया है। गौतम बेफिक्री से कहता है, अब जब मर ही गए हैं तो मैं वहां क्या करूंगा? पैसे भेज देता हूँ, उनका क्रियाकर्म करवा दीजिए। गौतम की माँ अपना सर पीट लेती है और गुस्से में गौतम से कहती है, अरे बेवकूफ लड़के, तुम्हारे दादाजी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी और यह सारा कुछ तुम्हारे नाम करके गए हैं, लेकिन बदले में उन्होंने एक वसीयत बनाकर गए हैं कि यह सारा कुछ तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम अपने 26वें जन्मदिन से पहले शादी कर लोगे। इसलिए अपना यह बचपना छोड़ो और चुपचाप यहाँ आ जाओ और अपने लिए शादी के लिए लड़की देखो। गौतम चिल्लाते हुए कहता है, मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाला हूँ। मैंने आपसे पहले भी कह दिया है और फिर कह रहा हूँ, मुझे ना तो किसी लड़की में इंटरेस्ट है और ना ही शादी करने में। गौतम की माँ ने कहा, अपनी दादाजी की प्रॉपर्टी में तो इंटरेस्ट है ना, तो उसी के लिए तुम्हें शादी करनी होगी। और यह उनकी वसीयत पर लिखी हुई आखिरी लाइन है। अगर तुमने अपने 26वें जन्मदिन से पहले शादी नहीं की तो यह सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के पास चली जाएगी। गौतम गुस्से में अपना फोन रख देता है कि तभी विक्की कहता है, क्या बात है गौतम, क्यों परेशान हो रहा है? गौतम परेशान होते हुए कहता है, प्रियंका निकल गई हाथ से। ऊपर से मेरे दादाजी वो मरने से पहले अपनी वसीयत यह लिखकर गए हैं कि उनकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम तभी होगी जब मैं शादी कर लूंगा, और तुम लोग तो जानते हो मैं शादी जैसी चीजों में बिलीव ही नहीं करता हूँ। लेकिन विक्की कहता है, दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? इतनी बड़ी प्रॉपर्टी ऐसे ही जाने देगा? अपने हाथ से कर ले शादी। गौतम ने कहा, अरे यार, शादी करके कौन फंसेगा इस घर गृहस्थी में? रोज सुबह शाम की चिकचिक। कहाँ गए थे? कहाँ से आए हो? क्या कर रहे हो? किसके पास जा रहे हो? विक्की कहता है, अरे यार, लास्ट वीक में मेरी फैमिली के साथ एक अनाथ आश्रम में गया था। वहां एक लड़की देखी मैंने, बोल नहीं सकती थी, पर देखने में सुंदर थी। एकदम सीधी साधी सी है, एकदम बीवी टाइप मटे।